बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री 2 लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं हूँ साजिदा लाकर। ठीक है जी, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने पीछे जो हमने एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ा है उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, जैसा कि लेक्चर आपको लगेगा कि जी लेक्चर मतलब बहुत छोटा है या थोड़ा सा है, लेकिन बेटे इसमें आपको साथ साथ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, इन इक्वेशंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पीछे से 2 लेक्चर्स हो चुके हैं उनको मर्ज करके तीसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपने जो है ना इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि इक्वेशंस आपके जहन नशीं हो जाए। ठीक है, तो आपके पास है Cl2OX। ठीक है, इसका थोड़ा सा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन लिया था। Cl2OX का 2 तरह के आपके पास जो है वो क्लोराइड्स हैं बच्चों, Cl2O7 और Cl2O। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपके पास है Cl2O7 डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, तो डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा पर क्लोरिक एसिड। क्या बनाएगा? 2HClO4 पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपने जो है एसिड एंड बेसिस के चैप्टर में पढ़ा था कि जो एसिड्स का एक बना हुआ था चार्ट, उस चार्ट के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो सबसे टॉप पर है पर क्लोरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड जितना स्ट्रॉन्ग है या आप समझ लें कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप इसकी पीएच चेक कर सकते हैं, इसकी पीएच जो है वो 0 है। अब 14 पे आपको पता है चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, 7 पे न्यूट्रल होती है। ठीक है, 7 से ऊपर थोड़ा चले जाएं आप 6, 5 स्लाइटली एसिडिक, और 0 पे तो फिर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोरिक 7 एसिड। इसका एक और क्या नाम है? क्लोरिक 7 एसिड। ठीक है जी, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इट मीन्स कि Cl2O7 जो है एसिडिक इन नेचर है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूसेस एसिड। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अब आप उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, NaOH के साथ जब आप इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो इट विल फॉर्म सोडियम क्लोरेट NaClO4 अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली ऑलवेज एसिड एंड बेस कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, यहाँ पे भी आप एक बात सोच रहे होंगे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन में मैडम ने हमें बताया था कि जो क्लोरीन है वो तो रिएक्शन देता ही नहीं है, इनर्ट गैसेज ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या कार्बन, इन चीज़ों के साथ तो देता नहीं, ये तो कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होता है। तो बच्चों हमने वहाँ पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे आप पढ़ रहे थे डायरेक्ट रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो बच्चों क्लोरीन कभी भी ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दे सकता। तो ये इनडायरेक्टली जो है या कुछ आपकी मीन्स के जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, ठीक है, उसके अंदर जो है कुछ मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स मौजूद हैं जिसमें हम क्लोरीन 1 ऑक्साइड और क्लोरीन 7 ऑक्साइड यानी Cl2O7 और Cl2O को इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो इंडस्ट्रीज़ में इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। वहाँ आप रिएक्शन पढ़ रहे थे डायरेक्ट। ठीक है जी, फिर आपके पास है क्लोरीन 1 ऑक्साइड। ठीक है जी, क्लोरीन 1 ऑक्साइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इट विल फॉर्म HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। ये प्रोड्यूस करता है हाइपोक्लोरस एसिड। ये भी एसिडिक इन नेचर है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितना कि पर क्लोरिक एसिड है। ठीक है जी, अब यहाँ से ये प्रूव हुआ कि इसने क्योंकि चाहे वीक एसिड प्रोड्यूस किया है कि स्ट्रॉन्ग किया है, एसिड तो प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ बच्चों कि क्लोरीन 1 ऑक्साइड या Cl2O भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। बीइंग अ नॉन मेटल इट प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड एंड व्हेन दिस ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म और इट यील्ड एसिड और एसिडिक सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन विद बेस। तो अब जब Cl2O को आप रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ, किसके साथ बच्चों? बेस के साथ जब आप डाइक्लोरीन ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो ये सोडियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस करता है, यानी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो गर्ल्स यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि क्लोरीन 1 ऑक्साइड भी एसिडिक इन नेचर है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि क्लोरीन 1 ऑक्साइड या क्लोरीन
डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड क्लोरिक 7 एसिड जो है, ठीक है, कि हाउ दे आर एसिडिक इन नेचर प्रूव, तो आपने वर्डिंग में नहीं बल्कि वर्डिंग के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस के साथ इनकी एसिडिक नेचर को प्रूव करना है। वाटर के साथ रिएक्शन कराना है और बेस के साथ आपने इसका रिएक्शन कराना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों ये आपका टॉपिक कंक्लूड हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लोराइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। क्लोराइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट। पहले आप पीरियड थर्ड एलिमेंट के ऑक्साइड्स को डिस्कस कर रहे थे, अब आप डिस्कस करेंगे पीरियड थर्ड एलिमेंट के क्लोराइड्स को। किसको डिस्कस करेंगे? पीरियड थर्ड एलिमेंट के क्लोराइड्स को, ठीक है जी। अब क्लोराइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हर क्लोराइड, जैसे सोडियम का सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का AlCl3, ठीक है, सिलिकॉन का सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, क्योंकि आपने क्लोरीन के साथ पीरियड थर्ड एलिमेंट की इक्वेशंस तो देखी हैं, ठीक है। इसी तरह PCl3 फॉस्फोरस का PCl5 है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड पेंटाक्लोराइड। इसी तरह सल्फर का डाइसल्फर डाइक्लोराइड S2Cl2 है, ठीक है। तो ये सारे क्लोराइड्स हैं, ठीक है। इनको हम वन बाय वन जो है वो इनके बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ओवरऑल इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम ओवरऑल पीरियड थर्ड एलिमेंट के जो क्लोराइड्स हैं बच्चों, उनके हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पे जो मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके जो क्लोराइड्स हैं ना बच्चों, वो होते हैं आयनिक इन नेचर। कैसे होते हैं? आयनिक इन नेचर, यानी इनमें आयनिक बॉन्डिंग है। और ये जो फॉर एग्जांपल सोडियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं, इनके जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर हैं और अपनी क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये 3 डायमेंशनल लैटिस में इनके कैटाइन और एनाइन अरेंज होते हैं, ठीक है जी। इसलिए इनकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जबकि उसके बाद अगर आप एल्युमिनियम क्लोराइड को देखें तो इस और फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स हैं वो पहले भी आयनिक इन नेचर रहते हैं, सॉलिड स्टेट में भी, और जब हम उनको लिक्विड स्टेट में लेके जाते हैं मोल्टन फॉर्म में या उनको इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं तो उनमें फिर भी आयनिक बॉन्डिंग ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड है और जो आपके बाकी क्लोराइड्स हैं, फॉस्फोरस के क्लोराइड्स, इनके स्ट्रक्चर्स ट्रिकी हैं। ये जब वेपर स्टेट में या बच्चों लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो जो इनकी आयनिक बॉन्डिंग है, इनकी आयनिक बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आयनिक के अंदर नहीं रहते। जबकि उसके अलावा फॉस्फोरस और एल्युमिनियम के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो क्लोराइड्स हैं लाइक सल्फर वगैरह के, तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ पीरियड थर्ड, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस पे। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, उनको तोड़ने के लिए आपको उतना ज़्यादा टेम्परेचर या हीट चाहिए होगी। जैसे कि सोडियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड है तो दे आर आयनिक इन नेचर, आप जानते हैं, चाहे वो मोल्टन फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी हो, सॉलिड में हो, दे आर आयनिक इन नेचर। तो ऑब्वियसली कि इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर आप बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के जो क्लोराइड्स हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़े कम होते हैं। इसलिए बच्चों कि जब वो अव्वल तो जो एल्युमिनियम क्लोराइड है वो इस तरह से लिक्विड या वेपर फॉर्म में, लिक्विड में तो कन्वर्ट होता है, वेपर फॉर्म में वो जाता ही नहीं है। अगर जाता भी है तो बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर पर वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो उसकी बॉन्डिंग है वो आयोनिक नहीं रहती, बल्कि कन्वर्ट हो जाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में। तो बच्चों इस लिहाज से जो एल्युमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है वो ट्रिकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फोरस के, सल्फर के, ठीक है, तो जो बाकी क्लोराइड्स हैं वो सब के सब सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस या वैन डर वाल्स डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है।
तो लाजमी बात है उस हिसाब से फिर उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन आपको एक बात मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाई थी बच्चों कि जो वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं ये भी डिपेंड करती हैं बच्चों 3 चीज़ों पर। वन इज़ द साइज, पोलैरिटी एंड शेप। साइज जितना सिंपल, शेप साइज जो है वो जितना छोटा, शेप सिंपल और पोलैरिटी कम होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी और कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। लेकिन अगर पोलैरिटी ज़्यादा है मॉलिक्यूल की, उसका जो शेप है वो कॉम्प्लिकेटेड है, साइज़ बड़ा है, तो बच्चों ये डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होंगी और आपको ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायर्ड होगा बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। हाउएवर दीज बॉन्डिंग और डिस्पर्जन फोर्सेस आर वीकर देन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये नहीं है कि शेप बड़ा, कॉम्प्लिकेटेड, पोलैरिटी ज़्यादा हो गई तो अब तो ये आयनिक और कोवेलेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नो, ये आयनिक और कोवेलेंट से फिर भी कम ही स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से कंडक्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 शराइत तो पता है, या तो फ्री आयंस होने चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास मेटल है तो फिर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अगर आपके पास आयनिक सब्सटेंस है तो फिर आपके पास फ्री आयंस होने चाहिए, जैसे NaCl, MgCl वगैरह। ठीक है, MgCl2 वगैरह। तो जो आपके, अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सोडियम क्लोराइड और MgCl2 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे क्योंकि उनमें फ्री मूविंग आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें तो उसमें उस तरह से फ्री आयंस नहीं है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि उसका स्ट्रक्चर ट्रिकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसकी आयनिक बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द वेपर और लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो उसके मेल्टिंग, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो अच्छी नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। उसके बाद जो बच्चों आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं एल्युमिनियम के बाद, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह, वो तो सब सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और उनके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, उनमें कोई फ्री आयंस का तस्वुर नहीं है, लिहाजा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लास्ट है आपके पास रिएक्शंस विद वाटर। तो अब जो रिएक्शंस विद वाटर हैं ये बेटे इस तरह से हम कलेक्टिवली डिस्कस नहीं करेंगे, 1 बाय 1 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लोराइड्स के नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, पीरियड 3rd एलिमेंट के तमाम क्लोराइड्स के। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड वगैरह वगैरह। तो ये सब के सब इंडिविजुअल इनका वाटर के साथ क्या बिहेवियर है, ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और इन रिएक्शंस की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।